हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ही होंगे। हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, समझा रहे थे, उस सिलसिले को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। हम चल रहे थे, कल शायद इस क्वेश्चन पे छोड़ा था मामला। एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई, समलंब चतुर्भुज बना दिया, कल से ही था। समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजा की लंबाई 60 और 90 सेंटीमीटर है। ये समांतर भुजा है दोनों, ए पैरेलल टू बी, ए पैरेलल टू बी। समांतर भुजा की लंबाई कितनी है? 60 और 90 सेंटीमीटर है। फिर बोला कि अन्य दो भुजाओं में दोनों की लंबाई दे रखी है अलग अलग, वो जो 40 और कल जो एक क्वेश्चन पे बात की थी उसमें ये दोनों भुजाएं समान थे, जबकि इसमें अलग अलग भुजा दिख रही हो तो उसका क्षेत्रफल निकाला, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसके बारे में कुछ बातें कर रही थी। तो दो अन्य भुजाओं की लंबाई 40 और 50 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। ये समलंब चतुर्भुज बना दिया, इसकी आमने सामने की भुजा पैरेलल होगी, समांतर होगी। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस साइड की जरूरत पड़ती थी, हम निकालते थे पहले। जैसे अगर ये दोनों भुजाएं समान थी तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना परपेंडिकुलर, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत ऊंचाई हमारे पास दी हुई थी। अब चलो हम इसको कैसे निकालेंगे वो देखिए। अगर ये भुजा अलग अलग दे रखी हो तो हम उसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम वैसे इसका नहीं निकाल सकते, तो फिर इसका निकालेंगे कैसे वो देखिए। तो फिर देखिए कि इसका क्षेत्रफल निकालने का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी बटा के, a प्लस बी बटा के वर्गमूल s माइनस के, s माइनस सी और s माइनस डी। क्षेत्रफल का सूत्र होगा a प्लस बी का इनका योग बटा में की। फिर देखो s माइनस ए, s माइनस सी, s माइनस डी। आखिर k और s कहां से लाए? इस फॉर्मूले को देखा जाए तो आप कह सकते हो कि सर इसमें k और s क्या चीज दे रखी है? k और ये s कहां से लाए? तो देखो जी, k का मान क्या होगा? k का मान होगा a और b का अंतर। तो एक बात कह सकते हैं कि k का मान दोनों का योग में दोनों के अंतर से अगर डिवाइड कर देंगे तो k का मान आ जाएगा। और फिर s का मान तो आप जानते ही हो, सेमी पेरीमीटर निकाल परिमाप निकाल रहे थे, k सी डी, k प्लस सी प्लस डी बटा में 2s। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, समझेंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कोई रास्ता में कभी नहीं पूछा है लेकिन एसएससी बैंक वगैरह में ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे? तो देखो a प्लस बी का मान की बात करें तो कितना हो गया? 100। हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, हमें चाहिए k, तो हम k का मान अलग निकालेंगे, s का मान अलग निकालेंगे। चलो हम k का मान निकालते हैं। तो k का मान की बात कीजिए तो बस सिर्फ और अंतर, आप ये मत सोचना कि a माइनस बी है तो 60 माइनस 90 माइनस का 30, नहीं, ओनली अंतर। तो a माइनस बी की अंतर की बात है तो अंतर कितना आ गया? 30 के से 90 माइनस 60, इस दोनों का अंतर, ठीक है। फिर देखो बात की थी s की, तो s कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो हमारे सामने निकल कर आ चुका है k प्लस सी प्लस डी। तो k का मान यहाँ से बताओगे जरा? 30 प्लस 50 प्लस 40 बटा में 2, ये क्या हुआ हमारा k का मान। तो 30 और 40 90, 90 50 140। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? सॉरी, 90 और 30 120 बटा में 2, या कितना मान आया यहाँ से? 60। तो यहाँ से s का मान कितना आ गया? 60। और बात करें अगर k का मान कितना आ गया? 30। तो हमें इस फॉर्मूले में k और s की दोनों की जरूरत है, तो हम इसको दोनों को अलग से पोस्टमार्टम कर लिया, दोनों को अलग से यहाँ निकाल लिया है। तो देखिए आगे, इस k का मान क्या है जी? 30 है, तो हमने 30 कर दिया, नो प्रॉब्लम। फिर देखिए इन s का मान कितना आया? 60। s का मान 60, s माइनस k, s का मान कितना है? 60, 60 माइनस 30, यहाँ से कितना बचेगा? 30। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं जी? तो s का मान कितना है हमारा? 60। तो 60 माइनस c की वैल्यू कितनी है? 50। तो यहाँ से हमने कितना पाया? 10 पाया, ठीक है। s माइनस डी, s का मान कितना है? 60 और d का मान 40। तो यहाँ से कितना पा लिया जी? 20 पा लिया। यहाँ तक प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, कितनी बार कट रहा है? 5 बार। तो 5 रूट 60, 2 गुना 30 कर सकता हूँ, कर दिया जी। और इसको 30 का 30 कर दिया, और इसको यहां से देखे तो इसको 10 कर दिया, और इसको 2 गुना में
10 कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने 30 बाहर ले लिए, ऑलरेडी 5 दे रखे हैं। यहाँ से मैंने 30 बाहर ले लिए, यहाँ से मैंने 10 बाहर ले लिए, और यहाँ से मैंने 2 बाहर ले लिए, अंदर कुछ नहीं बचा। 5 दिए, 15 दूनी 30, तो इसका कितना आ गया 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई कुछ दे रखी है, और अन्य 2 भुजाओं की प्रत्येक की लंबाई भी इसमें कुछ दे रखी है, बोल रखा है। फिर बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र होगा a+b/k के, मतलब समांतर भुजाओं को उसको ऐसे भी अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग बटा समांतर भुजाओं का अंतर। ये तो हमारा क्या होगा, k होगा। a+b हमारा क्या होगा, इसका दोनों भुजाओं का योग, और k क्या होगा, इन दोनों का अंतर। ये निकालकर बाद में s का मान निकालेंगे। s का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से इसके दोनों के अंतर के अकॉर्डिंग हमने k का मान निकाल लिया, c यहाँ और d यहाँ पे, इसके योग को 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी-पेरेंटल s का मान यहाँ से आ जाएगा। क्या आप यहाँ तक समझ पाए? क्या आप देख सकते हो, इसको समझ सकते हो? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए इसको आप समझिए। क्या आप यहाँ तक इसको समझ पाए? चलो ठीक है, चलो हम और आगे बढ़ते हैं, इन सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समलंब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, समलंब चतुर्भुज में कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। समलंब चतुर्भुज के बारे में बातें कर रहे हैं हम, समलंब चतुर्भुज के बारे में कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। क्या आप यहाँ तक इस बात को समझ पाए? एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई इसमें कुछ देगा, मान लो बोल रहा है कि 25। एक समलंब चतुर्भुज की 2 समान भुजाओं की लंबाई 25 और 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है। और बोलेगा अन्य दो भुजाओं भुजाओं के प्रत्येक की लंबाई, अन्य 2 भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई 20 और 25 और 45 सेंटीमीटर, अन्य 2 भुजाओं प्रत्येक की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया बताइए, इसका क्षेत्रफल बताइए। हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, वो देखिए। एक समलंब चतुर्भुज बना दिया, समलंब, जैसे इसने बोला कि समांतर भुजाओं की लंबाई, जैसे इसने बोला समांतर भुजाओं की लंबाई 25 और 45, छोटी वाली 25, बड़ी वाली 45, ये दोनों भुजाएं समान है। अन्य 2 भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, जैसे ही बोला हमने 15 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों, अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर इसकी अन्य 2 भुजाओं की लंबाई अगर समान दे रखी हो तो इसको अन्य और तरीके से भी निकाल सकते हैं, वैसे करने के, ऐसा क्वेश्चन शायद पहले किया भी था, वो देखिए। तो अगर इसकी यहाँ हम रख सकते हैं, डायरेक्ट परपेंडिकुलर डाल सकते हैं हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको निकालने में वैसे भी इसका निकाल सकते हैं हम, जैसे बाहर निकाला था वैसे निकाल सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो देखो अन्य 2 भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 15 सेंटीमीटर। अब बताइए, अगर ये 25 है तो मैं बोल सकता हूँ ये 25 है, क्योंकि मैंने लंबवत डाला है। ये है कि ये मान सकते हो कि मैंने आयत बना दिया, ठीक है। तो ये 25, तो ये भी 25, ये टोटल कितनी 45 में से 25 ये है तो बच कितनी गई, 45 में से 25 ये है तो कितनी बच गई 20 में, तो 10। तो दोस्तों ये हो गई होगी, और 10 ये हो गई होगी, 10 ये हो गई होगी, और 10 ये हो गई। हमें इस हाइट की जरूरत पड़ेगी, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसकी हाइट की जरूरत पड़ेगी। आखिर क्यों, वो देखिए, हमें इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो अगर हमें परपेंडिकुलर, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत हाइट का अगर पता चल जाए
तो हमारे लिए निकालने के लिए सरल हो जाएगा। तो इसलिए इस हाइट की जरूरत क्यों पड़ेगी कि 1/2 गुणा a प्लस b समांतर भुजाओं का योग गुणा परपेंडिकुलर हाइट। इस h का मान अगर निकाल लिया जाए, अगर इस h का मान निकाल लिया जाए तो हमारे के लिए क्षेत्रफल का निकालना सरल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालना सरल हो जाएगा। तो फिर देखिए आखिर इस h को हम कैसे निकालेंगे। तो हमें नहीं लिख रहा एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा कर्ण है और ये हमारा आधार, ये एक लंबवत ऊंचाई है। तो यहाँ से हम समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो वो निकालेंगे कैसे। तो 25 15 का स्क्वायर कितना होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ h स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस, देखो ये कर्ण है ना, कर्ण बड़ी भुजा कर्ण, और माइनस 10 का स्क्वायर की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम h स्क्वायर का मान जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ से 225 माइनस 100 आएगा। यहाँ से हमारा मान 125 आने को लिए तैयार है और ये h स्क्वायर की वैल्यू निकलकर हमारे सामने आ पाई। यहाँ से जैसे हम h का मान निकालेंगे तो मेरे को साफ साफ नजर आ रहा है कि 5 गुणा ये 25 है। तो बोले तो अगर यहाँ से h का मान मैं निकालना चाहूँ तो 5√5 मेरे सामने निकल कर आया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो लंबवत ऊंचाई है उसका मान 5√5 सेंटीमीटर है। मैं ये बोल सकता हूँ कि समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 5√5 सेंटीमीटर है। दोनों समांतर भुजाएं से 5√5 और 5√5 एक ही बात है। अब यहाँ से हम क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, वो जो आपके सामने निकल कर आएगा 1/2। समांतर भुजाओं का योग की बात की जाए तो एक भुजा तो 25 है और दूसरी भुजा 45 है, और लंबवत ऊंचाई जो हमने निकाल कर सामने लेकर आए वो कितनी है, 5√5 सेंटीमीटर है। क्या आप मेरी बात को दोस्तों यहाँ तक समझ पाए। डरो नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन पटवार में पूछे जाते हैं, मेंसुरेशन पटवार में टॉपिक दे रखे हैं उसमें 2D और 3D, क्योंकि इसमें बोला है कि क्षेत्रफल और आयतन। तो क्षेत्रफल का जो पार्ट है वो द्विज्यामी 2D का भाग है, 2 डायमेंशन, और आयतन जो भाग है वो 3D का भाग है। इसलिए कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और एक एक क्वेश्चन, मैं एक एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ 0.5 का मतलब पीछे रहना का मतलब आप 500 स्टूडेंट के पीछे जाकर खड़े हो गए हो। एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब आप 2000-3000 स्टूडेंट पीछे जाकर खड़े हो गए हो। कंपटीशन अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो कन्फर्म है ना। इसलिए इसको देखिए, अब आगे देखिए, आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को। देखो तो समांतर भुजाओं का योग आप अपनी कंटिन्यू रखिए, तैयारी कंटिन्यू होगी तो सफलता अवश्य मिले, चाहे एग्जाम कब भी हो। यहाँ से बताइएगा जरा, 60 और 1 70 हो गया। क्या आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं जी। ये कितना आ गया 35, ये कितना है 55 का 500 2 5 15 2 17 175√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। क्या आप यहाँ तक समझ पाए। हाँ जी। तो अगर समलंब चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज समांतर भुजाओं की लंबाई 25 और 45 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालने की बात की, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले तो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे। ये 25 हमारा, ये 45 है, और असमान भुजाएं जो दोनों प्रत्येक भुजा की असमान, ये दोनों भुजाएं अलग है, असमांतर भुजाएं है, और असमांतर भुजाओं की लंबाई ऐसे भी बोल सकता है, अन्य दो भुजाएं, अन्य दो असमांतर भुजाओं की लंबाई तो भी कितनी होगी 15 हो गई। यहाँ से हम h निकाल पाए हैं, और h हमें क्यों जरूरत पड़ी, हमें क्षेत्रफल की जरूरत है। क्षेत्रफल बोलता है कि 1/2 गुणा समांतर भुजाओं की योग गुणा उसके बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ से हम लंबवत ऊंचाई निकाल पाएंगे और उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को समझ पाए जी। क्या मेरी बात को यहाँ तक आप समझ पाए। आखिर आप इसका वो भी तो निकाल सकते हैं, क्या आप इसकी विकिरण की लंबाई अगर पूछ ले दोस्तों, अगर विकिरण की लंबाई पूछ ले तो विकिरण की लंबाई तो निकाल सकते हैं जी। तो निकालेंगे वो कैसे, देखो क्या आपको नहीं लग रहा यहाँ ये लंबवत 90 डिग्री है, तो देखो ये एक समान समकोण त्रिभुज बन गया। अब हम एक बात कर चुके हैं, दूसरी बात हम कर रहे हैं कि विकिरण की लंबाई बताओ। हमें विकिरण की लंबाई निकालना चाहते हैं इसकी, तो विकिरण की लंबाई कैसे निकालेंगे वो देखिए। हम विकिरण की लंबाई निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे वो देखो। ये हमारा ये देखो, अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, अगर ये टोटल 45 है, ये 10 है तो ये कितना होगा 35 होगा। नो प्रॉब्लम बंधुजन, अगर ये टोटल 45 हमने 10 ये कर दिया था, 25 ये कर दिया था। अब हमें एक विकिरण की डायगोनल की लंबाई अगर चाहे,
अगर हमें डायगोनल की लंबाई निकालनी हो तो ये इस 25 को हम बाहर 10 को यहाँ बाहर निकाल दें तो ये कितना बचेगा, 35 बचेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि आधार की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी 5 रूट और ये यहाँ समकोण, तो ये कर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। तो निकालो, तो इसमें जो कर्ण होगा ये इस त्रिभुज का क्या होगा, सॉरी इस समलंब चतुर्भुज का जो विकिरण होगा वो इस त्रिभुज का कर्ण होगा। इस त्रिभुज का कर्ण निकाल लेते हैं, उसको हम इसका विकिरण बोल सकते हैं। चलो निकालते हैं, वो आपके सामने आता है। तो देखो साहब, अगर इसका ये निकालना है तो ये मैंने मान लिया कर्ण मान लिया, ये विकिरण मान लिया। तो विकिरण यहां से कैसे निकाल चाहिए, समकोण है तो इसका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब बात करें कि इसकी परपेंडिकुलर या इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5 रूट 5 का होल स्क्वायर। क्या आप समझ पा रहे हैं जी। आधार की बात करें तो 35 का स्क्वायर, आपको 35 का स्क्वायर मैंने सिखाया था, 55 125 प्लस 55, देखो 4 की है 12, भूल गए क्या, पगला गए, 12 25। क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं। तो इसका देखोगे तो कितना आएगा, 13 रूट में 50, और हमें क्या चाहिए, विकिरण की लंबाई, तो ये कितना आएगा 13 रूट 50 इन रूट। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। क्या आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप इसको और भी तोड़ सकते हो, वो कैसे, आप इसको और कैसे तोड़ सकते हो, 225 का मान डबल करो तो 450 और 4 3 12 1350, 6 से मल्टीप्लाई है ना 225 गुणा में 6, 225 गुणा में 6, ये किसका है 15 का। तो इसका 15 रूट 6 सेंटीमीटर इसका विकिरण की लंबाई निकलकर हमारे सामने आई। क्या आप ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ोगे दोस्तों, फिक्स क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग आपको समलंब चतुर्भुज समचतुर्भुज सब चीजों को अलग अलग आपको ध्यान रखना होगा, आपको समझना होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, प्लीज टेक योर टाइम। क्या इसको रख कर दिया जाए जी। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसकी असमांतर भुजा की लंबाई असमांतर भुजा की लंबाई असमांतर भुजा की लंबाई भुजा की लंबाई इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाई समांतर भुजाओं की लंबाई का समांतर भुजाओं की लंबाई के योग का 2/11 गुना है या 11 भाग है, कैसे भी लिख दो भाग है। और समांतर भुजाओं के लंबाई का अनुपात
समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है। क्या आप समझ पा रहे हैं? एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समलंब चतुर्भुज के इसकी समांतर भुजा की लंबाई, समांतर भुजाओं की लंबाई के योग का 2/11 कहा गया है और इसकी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:11 है। तो विकिरण की लंबाई बता दो। विकिरण की लंबाई बताओ। देखो जी, ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पेपर में छपे हुआ मिलेगा। ये आगामी परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में आपको छपा हुआ मिलेगा। और मैंने तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी देखा है, 2-4-3-4 पेपरों में देख लिया। वो इसकी संख्याओं भी नहीं बदली जाती। तो आप इसको समझेंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिले तो नहीं छोड़ेंगे। वो देखिए हम इसको कैसे करेंगे कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल रहा है। एक समलंब चतुर्भुज जैसे ही बोला वैसे ही पाया। आप डायग्राम बनाओगे तो आप समझ पाओगे। अगर आप क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन का अगर आप डायग्राम बना लोगे तो आप समझ पा जाओगे कि क्या पूछा है, इसमें क्या क्या दे रखा है। मैंने मान लिया इसकी समांतर भुजाएं ए और बी है। मैंने इसकी ऊंचाई मान ली h। तो समांतर भुजाएं ए और बी और लंबवत ऊंचाई h है। क्या आप यहां तक समझ पाए? अब मैं इसको आपके सामने रखता हूं। देखो बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग a + b। समांतर भुजा ए बी है और परपेंडिकुलर लंबवत जो इनके बीच की दूरी है वो कितनी है, h है। और क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर। यहाँ तक नो प्रॉब्लम। अब देखो जी, अब ये बोल रहा है कि असमांतर भुजाओं की लंबाई, असमांतर भुजा की लंबाई हमारे सामने क्या है, h है। एक बात की बोल रहा है कि इसके समांतर भुजाएं देखो, और इसके समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात, समांतर भुजाओं की जो लंबाई होगी वो 7:4 है। बोले x मान लो तो कितनी हो जाएगी, 4x और 7x 4x। तो मैं रख सकता हूं यहाँ 4x और 7x रख दिया, नो प्रॉब्लम। अब देखो, अब बोल रहा है कि इसकी असमांतर भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की जो लंबाई है ना, इसकी असमांतर भुजा की लंबाई, इसकी असमांतर भुजा की लंबाई की बात कर रहा है। देखिएगा, समझिएगा, इसकी असमांतर भुजा की लंबाई का योग। तो असमांतर भुजाई, इसकी असमांतर भुजा की लंबाई, इसकी असमांतर भुजा की लंबाई समांतर भुजाओं की लंबाई के योग का। तो समांतर भुजाएं की लंबाई बताओ ना, a + b। तो कितने हैं, 4x और 7x, 4 3 11। इसकी लंबाई के योग का तो कितनी है टोटल, वो बात करें तो देखो जी, आप क्या आप नहीं समझ पाए? इसकी असमांतर भुजा की लंबाई समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। तो 4x और कितने हो गया, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 11x। लंबाई के योग का, लंबाई के योग का 2/11 भाग है। तो ये 2/11 भाग है। मैं यहाँ लिख देता हूं कि इसकी जो इसकी असमांतर, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं जी? इसकी लंबवत ऊंचाई देगा। देखो यहां से गलत कर दिया इन्हें कि इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, देखो इसने यहां बोला है कि इसके असमांतर भुजाओं, नहीं बोलेगा यहां से समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। सॉरी, यहां से याद रखिए आप, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है ना? क्या आप मेरी बात को यहां तक समझ पाए? ये बोलेगा इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी समांतर भुजाओं की लंबाई के योग का। क्या यहाँ आप सही हो गए? और एक लाइन और बोल देगा, वो भी देख ले कभी, कि इसकी दोनों असमान भुजाओं की लंबाई समान है। इसके अन्य भुजाओं की लंबाई समान है, अन्य दो भुजाओं की लंबाई समान है। भुजाओं की लंबाई, थोड़ा गर्मी की वजह से हो जाता है, इसके अन्य दो भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है। देखो अब देखियो, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर है और इसकी समांतर भुजा की लंबाई, इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई का जो बीच की दूरी है, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है ना, ये दूरी है ना, ये इन दोनों के बीच की दूरी, क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? इसकी समांतर भुजाओं की जो बीच की दूरी, ये
बीच की दूरी की समांतर भुजाओं की लंबाई के योग, तो समांतर भुजाओं की बीच की दूरी समांतर भुजाओं की लंबाई के योग का a प्लस बी के योग का 2/11 भाग है। एक बार आप देखिए, क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? इसमें यह बोला है कि समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है ना, समांतर भुजाओं की जो बीच की दूरी है ना, वो समांतर भुजाओं की के योग का 2/11 भाग है। और इसकी असमान जो भुजा है ना, उसकी लंबाई समान है। तो हम देखो निकाल पाएंगे, यहाँ से हम निकालेंगे तो ये कितना आया, तो यहाँ से h का मान कितना आ गया, 2x आ गया। हमें यहाँ से h का मान निकालना है। अब देखो हम रखते हैं 1/2 गुणा में, देखो a और b कितना है, 11x है, और h का मान कितना है, 2x है, और बराबर 176 है। यहाँ से आप काटो ना, ठीक है, 11 एकम 11 से डिवाइड करो इसको, 11 एकम 11 और 16, तो x स्क्वायर का मान यहाँ से कितना आया, x स्क्वायर का मान हमारे सामने क्या निकल कर आया। तो x की बात करें तो x का मान बता दो कि आप, x का मान जी 4 आया, x का मान यहाँ से 4 निकल रहा है। अब हम बता सकते हैं अलग अलग इसकी लंबाई कितनी होगी। ये तो हमारे सामने कितनी आ गई, 4 चौक 16, और ये 7 चौक 28, और इसकी बात करें तो ये कितनी आ गई, 8, क्योंकि ये कितनी है, 2x। जब निकाल रहे हैं ना मैं इसका मान 2x, तो देखो जी ये 16, समांतर भुजाओं की लंबाई 16 और 28, ये हम कैसे निकाल पाए, क्योंकि हमें टोटल क्षेत्रफल दे रखा है और एक स्टेटमेंट दिया इसने कि बोला कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इसके समांतर भुजाओं के योग का 2/11 भाग है। इसके अकॉर्डिंग हम इसकी अलग अलग भुजा, एक्चुअल में जो भुजा, रियल में जो भुजा है, वो हम इसकी भुजाएं की लंबाई हम निकाल पाएंगे। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसकी विकिरण की लंबाई। हमें इसकी विकिरण की लंबाई चाहिए। ये 28 है तो ये भी हमारा कितना होगा, ये 16 है तो ये भी कितना होगा, 16 होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं जी? अब देखो ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया। देखो ये 8 है, ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है, ये टोटल 28, जिसमें से ये 16, यहां तक 16 है तो ये भी कितना हो गया, 16, बीच किया 12 में 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, तो ये 6 इधर हो गया। अब देखो जी, अगर ये 16 है और ये कितना है, 6 है, तो 16 6 22, 16 6 22, तो इसकी लंबाई 22 है, इसकी लंबाई 8 है। तो हम विकिरण की लंबाई निकाल सकते हैं ना, क्यों नहीं। तो विकिरण की लंबाई कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से देखोगे तो क्या आएगा, ये मान लो इसका कर्ण है या इस त्रिभुज का कर्ण है, जबकि समलंब चतुर्भुज का विकिरण है। तो इस विकिरण की लंबाई हमें निकालना है। तो विकिरण, इस विकिरण की लंबाई इसका स्क्वायर कर लेंगे, 64 प्लस में 22 का कितना होता है, 484, 484 4 4 8 4 और 548, तो रूट 548 इसकी विकिरण की लंबाई आ पाई। एक बार मैं आपके सामने इसको दोबारा से बोलता हूँ, देखिए क्वेश्चन को समझे। ये बोलेगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी दोनों भुजाओं की अन्य दो भुजाओं की लंबाई समान है, जबकि इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी समांतर भुजाओं के योग का 2/11 भाग है और समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात है वो 4:5। तो विकिरण की लंबाई बताइए। हम जैसे ही हमें दिया तो हम पहचान गए, इस बात को लिख पाए कि भाई ये बोलना चाहता है कि इसके दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबाई इसके समांतर भुजाओं के योग का 2/11 गुना है। तो हम ये कर दिया, यहाँ से हम 4x और 7x ले लिया, 4 अनुपात दिया, तो ये टोटल कितना हुआ, 11x हुआ। तो इसका मान 11x, तो यहाँ से मान लिखा, तो x का मान 2x हो गया। जैसे ही 11x और 2x आया तो 1/2 इसके भुजाओं का योग कितना हुआ, 11x और 2x। इसके अकॉर्डिंग देखा गया तो x का मान 4 है हमारे सामने। जैसे x का मान 4 है तो हम रियल वैल्यू जो वास्तविक जो इसकी भुजाएं वो निकाल पाएंगे कि 16 है, ये 28 होगी और ये कितनी होगी, 2x दे रखी तो 4x का मान 4 है तो ये कितनी होगी, 8 हो गई। ये इतना जैसे ही निकाला तो यहाँ से 16 है तो ये भी एक आयत बना लिया कि यहाँ से समकोण, यहाँ से समकोण, ये भी 16 मान लिया। जैसे ये 16 माना, ये हमारा 8 है, ये 16 हुआ, तो बचका कितना, 12, तो ये 6 और ये भी 6। तो देखो ये 16 है और ये 6, ये टोटल कितनी हो गई, 22, और ये हमें विकिरण की लंबाई हमें चाहिए। तो 8 का ये समकोण, 8 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर समकोण त्रिभुज का कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के अकॉर्डिंग। फिर देखो इन सिलसिले को हमने और आगे बढ़ाया तो हमने देख पाया कि
8 का स्क्वायर 64 प्लस 22 का स्क्वायर 464 बराबर 548 रूट इन 548 के अगर वो टूटेगा तो तोड़ देना। चलो देखते हैं ना, क्या आप यहाँ तक समझ पाए? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? हाँ जी, समझ पाए इसको? चलो हम आगे बढ़ाते हैं। कैसे हो? थोड़ा सा मेंसुरेशन टॉपिक लंबा है, लेकिन हम इसको जल्दी पूरा करके हम परसेंटेज और 76 प्रतिशत लाभ हानि बटा इन क्वेश्चनों के बारे में, उस टॉपिक के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि वो भी एक पटवार और दिल्ली पुलिस और राजस्थान और सेंट्रल के लिए तो है ही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इतनी महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे कि आगे क्या हम पढ़ रहे थे, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज के बारे में बात की, तो हम थोड़ी सी एक षष्ठभुज के बारे में भी कुछ बातें करेंगे, उसे भी समझेंगे। तो बोलेगा कुछ एक समषष्ठभुज है, एक समषष्ठभुज, एक समषष्ठभुज, एक समषष्ठभुज की लंबाई, एक समषष्ठभुज की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक समषष्ठभुज की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ लेगा और बोलेगा इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, क्षेत्रफल और समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, समांतर भुजाओं, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। देखो हम कैसे निकालते हैं वो देखिए, इसको हम कैसे निकालेंगे। ये समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, हम षष्ठभुज के बारे में काफी बातें की थी, समझा था पहले कि इसके फॉर्मूला था, लेकिन हम वो आपको ध्यान रहे, हम सिलसिले को और बारीकी से आपको बताएंगे, समझेंगे। अगर किसी ने वो क्लास न ली हो तो देखिए, समझे 3-4 क्लास जो शुरू में बताएगी फॉर्मूला बेस क्लास थी, अगर वो क्लास ली है तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। देखो समषष्ठभुज की सभी भुजाएं क्या होगी? समान होगी। समषष्ठभुज की सभी भुजाएं समान होगी। ये इसका सेंटर होगा, ये केंद्र होगा, और इसमें क्या बराबर बराबर क्या बनेंगे? समबाहु त्रिभुज बनेंगे। इसकी ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी। देखो जी, पाया गया कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भुजा यही है। तो इसकी क्षेत्रफल की अगर बात करें, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? √3/4 बटा गुणा भुजा स्क्वायर। ये तो इसका क्षेत्रफल निकाल पाए हैं। देखो भुजा सेम होगी, ये ए है, समबाहु त्रिभुज है, ये ए, सभी में 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे, षष्ठबाहु बन जाएगा। षष्ठ का मतलब सम का मतलब समान, षष्ठ का मतलब 6 और बाहु का मतलब भुजा, तो ये 6 भुजा हो गई। ये सभी भुजाएं क्या है? समान है, तो समषष्ठभुज है। अब देखो कितना है? 6, तो फिर इसको 6 से गुणा कर देंगे। ये तो क्या आएगा? इसका क्षेत्रफल, तो ये तो आसान बात है। तो √3/4 गुणा में ए स्क्वायर का मान बोले तो 4, 8 64, 8 दे रखी है ना, ये कितना आयु? 6। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पा रहे हैं? ये कितना हुआ? 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, दूनी 96 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप यहाँ तक समझ पाए जी? अब इसका क्षेत्रफल तो निकालना हो तो हम ऐसे निकाल पाएंगे। अब लेकिन इसकी समांतर भुजाओं के बीच की जो लंबवत समांतर भुजाओं के जो बीच की दूरी, ये कौन सी भुजा बोल रहे हैं? शायद आप इस बात को नहीं समझ पाए, तो मैंने उसमें बताया भी था, उसमें बात भी की थी कि ये इसकी समान भुजाएं होंगी। ये क्या होगी? इसकी समान भुजाएं होंगी, ये इसकी समान भुजाएं होंगी, ये इसकी समांतर भुजाएं होंगी, सॉरी समांतर भुजाएं होंगी। ये इसके समांतर होगी, ये इसके समांतर होगी, और ये इसके समानांतर होगी। तो इसके समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी सभी में समान होगी। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो देखो जैसे हमने यहाँ बात की थी, तो इसकी लंबाई बताइएगा जरा, इसकी लंबाई क्या है? तो इसकी लंबाई तो वही तो है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 गुणा भुजा होती है। और ये तो यहाँ तक की लंबाई आई दोस्तों, ये यहाँ तक लिखी थी तो लंबाई आई, हमें एक का मान दे रखा है, इसकी भुजा ए दे रखी है, तो ये 8 का मान तो यही तो है। अब देखो इसकी बात की तो समबाहु त्रिभुज में लंबवत ऊंचाई आ गई, तो ये तो इतनी ही तो है। अब हमें क्या चाहिए? पूरी चाहिए, तो यहाँ से तो फिर इतना ही तो है, तो यहाँ से इसको 2 से गुणा कर देंगे, ये 2 से 2 का तो कितना हो गया?
a√3। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी a√3, तो एक का मान कितना है 8√3 सेंटीमीटर समांतर भुजाओं के बीच की जो लंब दूरी वो होगी। क्या आप यहाँ तक समझ पाए? चलो हम और आगे बढ़ाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे समझेंगे। हम समशिष्ट भुज के बारे में बातें कर रहे हैं, समझे इस क्वेश्चनों को। एग्जाम में समशिष्ट भुज के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको देखने को मिलेगा। एक समशिष्ट भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक समशिष्ट भुज, एक समशिष्ट भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक समशिष्ट भुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो समशिष्ट भुज में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल परिवृत्त का क्षेत्रफल बताते हो, परिवृत्त का क्षेत्रफल लिया वो जी। एक समशिष्ट भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर और अंतःवृत्त, समशिष्ट भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो इसके परिवृत्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना कि कष्ट करे और अपने शब्दों में व्यक्त करे। चलो हम इसको भी बनाते हैं। ये हमारा क्या है, देखो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बनाकर दिखाया था। हम इसका फॉर्मूला बनाया था कि इसमें पहले हम समशिष्ट भुज के बारे में, इसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में हमने काफी बातें की। लेकिन वो आपकी बात है, उनको आप याद रखिए, आप उनको समझे। लेकिन हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे, इसको अपने वैसे बस ऐसे फॉर्मूला पर ध्यान नहीं देंगे, हम डायरेक्ट इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और फॉर्मूला वगैरह तो वहां से आप देख सकते हो। हमने अलग अलग बातें की थी, समबाहु त्रिभुज, और वहां फॉर्मूले की बातें भी इसलिए की क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है। अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात, वो सारी बातें वहां कर ली थी। और फॉर्मूला भी बनाया था, उसको कैसे कैसे फॉर्मूला बनाते हैं वो सारी बातें वहां की थी। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन को बनाना है, इस क्वेश्चन को बनाना है, तो हमारा सिर्फ पर्पज इस क्वेश्चन को सरल करना है। जल्दी से जल्दी टाइम में कितनी जल्दी कर सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे ना। फॉर्मूला देखो, इसको कैसे समझे। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई इसकी 14 सेंटीमीटर है। पहली बात, इस बात से आप परिचित हो, आपको ये बनाना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। ठीक है, ये सभी कितने सेंटीमीटर की है, 14 सेंटीमीटर की। अब मैं यहां से बनाता हूं, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा दोस्तों समशिष्ट भुज है। तो समशिष्ट भुज के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल की अगर बात करें, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वो देखो कैसे, यही तो होगी। अंतःवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका मतलब साफ है कि यहां से वो यहां से टच होगा, यहां से टच होगा अंतःवृत्त, अंतःवृत्त यहां से टच होगा। तो ये 14 है, तो ये कितना है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी थी, √3/2a। ओ, यही तो थी इसकी ऊंचाई। तो अंतःवृत्त की ऊंचाई कितनी थी, √3/2। हाँ, तो फिर इसकी त्रिज्या यही तो हुई, अंतःवृत्त की त्रिज्या यही तो हुई। देखो ये दिख नहीं रहा क्या आपको, देखो ये अंतःवृत्त समशिष्ट भुज बना दिया, इसमें अंतःवृत्त बना दिया, और अंतःवृत्त में 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, समबाहु त्रिभुज का रूप ले लिया, 6 समबाहु त्रिभुज का रूप ले लिया। यहाँ से देखा गया तो ये हमारी क्या है, ए, ये हमारी ए, ये हमारी ए, और ये क्या होगी, तो ये समबाहु त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई √3/2 यही तो थी ना। तो ये √3/2 ये क्या होगा, ये अंतःवृत्त का त्रिज्या होगी। तो ये जो इसका समबाहु त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई दे रखी है, वो अंतःवृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो यहां से हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे कि इसकी इन सर्कल याद रखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या हम यहाँ से निकालेंगे। वो कैसे, वो देखिए, इन सर्कल, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस निकालना है। तो देखो हमें निकालिए 3/2a, एक का मान क्या है हमारा, बताइएगा जरा, 14 सेंटीमीटर, 14 कर दिया। तो यहाँ कितना है, 7√3 आ गया। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पा रहे हैं जी। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे मैं आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आप ऐसे क्वेश्चनों को समझे। तो देखो हम इसका डायरेक्ट यहाँ से ऐसे निकालेंगे।
अब क्या बोल रहा है कि अंतःवर्त का क्षेत्रफल निकालना, तो अंतःवर्त का क्षेत्रफल निकालना। अब बात आएगी क्या, इसकी त्रिज्या निकाल पाए, ये रेडियस निकाल पाए हैं अंतःवर्त का, अंतःवर्त का रेडियस निकाल पाए, तो अंतःवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22/7 गुणा में आर स्क्वायर की बात करें तो 7√3 गुणा में 7√3 हो गया, और 707 तो गियो 707 कैंसिल हो गया। अब आगे बात करो, ये 3 ये तो यहाँ तो ये बच्चा 22 गुणा में, इस पहले वाले की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान रहे। तो 3 ये कितना आया, √3 यहाँ से 3 आया, यहाँ से कितना आया 7 आया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, 22 से एक ले लो ना, इसको हम मल्टीप्लाई करना है तो देखो कितना सरल होता है। मैं यहाँ करता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रहे, चलो इसको हटा देता हूँ, आप मेरे हिसाब से इस बात को समझ पा लिए होंगे। तो देखो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या करना है, इसको 11 कर देना है। यहाँ से कितना निकल गया 2, तो हम 2 को लिखना नहीं, बस मैं आपकी एक बार समझाने के लिए 7 दूनी 7 ये 21 दूनी 42 गुणा में 11 मल्टीप्लाई करो ना, 4 6 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके अंतःवर्त का क्षेत्रफल हमारे सामने आया। क्या आप मेरी बात को समझ पाए। एज समष्टि भुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर, अंतःवर्त को तो हम देख लिया कि यहाँ से टच होगा, और ये समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो √3 ए है, और ये इसकी त्रिज्या होगी, तो यहाँ हम त्रिज्या निकाल पाए, और त्रिज्या से इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब बात करेंगे किसकी, परिवर्त की। तो परिवर्त की बात करो, तो परिवर्त की बात कर लो, क्या जाता है, तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवर्त की त्रिज्या तो यही होगी, इसकी लंबाई क्या है, यही तो है, ऐसी एक जिसके अंदर से गुजरेगी, यहाँ दिख रहा है ना कि बराबर एकदम सभी बराबर होंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ए, तो इसकी त्रिज्या तो डायरेक्ट पता है, इसकी त्रिज्या तो क्या होगी, समष्टि भुज की भुजा की लंबाई परिवर्त की त्रिज्या भी होगी, समष्टि भुज की भुजा की लंबाई परिवर्त की त्रिज्या भी होगी, ये बात आपको ध्यान रहे। और अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी, अंतःवर्त की त्रिज्या इसमें बने, इसके अंदर से बने, डायरेक्ट यहाँ से दूरियां देखनी होगी, तो एक समबाहु त्रिभुज की जो लंबवत ऊंचाई होगी वह उसकी अंतःवर्त की त्रिज्या होगी। समष्टि भुज में समबाहु त्रिभुज बनेगा, और इसकी जो लंबवत ऊंचाई होगी वो इसकी त्रिज्या होगी, तो यहाँ से भी हम निकाल पाएंगे। अब इसका क्या निकाल पाएंगे, ये निकालें परिवर्त की त्रिज्या, तो परिवर्त की त्रिज्या यही तो होगी परिवर्त की त्रिज्या, तो 22/7 गुणा में 14 गुणा में, तो काटो ना, ये 2 यहां से ले जाओ ना, 11 गुणा में 4 गुणा में 42, 14 4 56 11 बोलो तो 6 5 1 6 6 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो परिवर्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी, क्या आप यहाँ तक समझ पाए जी। जी तो क्या आप यहाँ तक समझ पाए, तो एक समष्टि भुज की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवर्त का क्षेत्रफल निकालने का समष्टि भुज दे, तो आप नहीं डरेंगे, आप आराम से ऐसे क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। हम इसके अनुपात के बारे में, अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, वो सारी बातें समष्टि भुज में की हुई है, तो वो वहां से देखिए दोस्तों, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इन चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, वो देखिए कैसे। तो एक समष्टि भुज के बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो इसका हम काफी तरह से बातों को हम समझ चुके हैं। अब एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई बोल रहा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 42√3 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज में देखो करेंगे आराम से, एक समबाहु त्रिभुज में, एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है। एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई 42√3 सेंटीमीटर, 42√3 सेंटीमीटर। परिवर्त और अंतःवर्त की त्रिज्या बताइए, तो परिवर्त और अंतःवर्त
क्षेत्रफल पूछ लेता है, नो प्रॉब्लम। परिवर्त और अंतःवृत्त का अंतःवृत्त की त्रिज्या बताते हो जी, क्षेत्रफल त्रिज्या से निकल पाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बार वाली बात ये एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना 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 दे रखा है, तो इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या बता दिया, क्षेत्रफल निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल दो, नो प्रॉब्लम। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। एक बात हमसे अच्छी तरह से बड़ी बातें हम परिचित है कि समबाहु त्रिभुज, यहां से मैं देखो बनाऊंगा आपके सामने, एक बार थोड़ा सा इसको समझिए। इसके अंतःवृत्त का मतलब तो ये थोड़ा सा सुन लीजिए, अंतःवृत्त क्या बंधुजन, इस बातों को आप समझ पा रहे हैं? तो देखो यहां से जो केंद्रक समबाहु त्रिभुज में बात करी थी, गुरुत्व केंद्र, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र सभी एक ही बिंदु पर होते हैं, शुरू में ये बातें की थी। देखो जी ये 2:1 के रूप में विभाजित करता है, तो हम इसको डायरेक्ट बुझेंगे, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखो इसकी तो त्रिज्या क्या होगी, बड़े वाले की त्रिज्या देखो नहीं दिख रही है क्या? अंतःवृत्त और परिवर्त और केंद्रक और गुरुत्व केंद्र सभी का एक ही बिंदु पे होता है, एक ही पॉइंट होता है समबाहु त्रिभुज में, तो 2:1, ये त्रिज्या हुई r। तो ये देखो जी समझो, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने r की, यहाँ तो 2:1, क्षेत्रफल के अनुपात में तो 4:1, ये बातें सारी हमने की थी। अब देखो जी ये बोल रहे इसकी भुजा की लंबाई है 42√13 सेंटीमीटर है, हमें चाहिए इसकी ये ऊंचाई, क्योंकि हमें इस ऊंचाई के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये ऊंचाई चाहिए, तो इस ये ऊंचाई कितनी थी? समबाहु त्रिभुज में लंब ऊंचाई कितनी होती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोलते हैं डायरेक्ट, ये तो होती है, तो निकाल पाओ ना यहाँ से, तो √3/2 गुणा में बताई जाती है, बताओ ध्यान 42√3 के, मेरी बात में समझ पा लिया कि हम कतो निकाल पाया? 3 को कितो आयु 21 से 21 3 63 सेंटीमीटर बोल रहे, तो इक्की लंबाई कितनी है दोस्तों? 63 सेंटीमीटर है, इक्की टोटल लंबाई 63 सेंटीमीटर है। फिर अपन से बात करिए थे, तो इनकी टोटल लंबाई 63 सेंटीमीटर है, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 63 सेंटीमीटर है, 2:1, तो इसकी लंबाई बता दो क्या कि भाई 3 को मान 63, 1 को मान 21, 2 को मान 42 हो जाएगा, और इसका मान बताइएगा जरा, 21 हो गया। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? हाँ जी। तो परिवर्त की त्रिज्या की बात करें तो यो परिवर्त की त्रिज्या करती है r, और अंतःवृत्त की, देखो मैं इस बात को यहाँ रिप्रेजेंट आपको यहाँ प्रदर्शित करके समझाए इस बात को, तो यहाँ से कितना आएगा? 42 सेंटीमीटर होगी, तो परिवर्त की त्रिज्या 42, अंतःवृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। अब इसकी क्षेत्रफल की अनुपात की बात करें तो 21:42 है, तो 1:2 होगी, और क्षेत्रफल के अनुपात है तो 1:4 हो जाएगा। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल निकाल पाएंगे ना? किसका क्षेत्रफल निकालने हैं? परिवर्त वर्त का क्षेत्रफल निकालने, तो इसका बड़े वाले का πr² कर दिया, और छोटे वाले का पाई स्मॉल माना तो स्मॉल r कर दिया। अब यहाँ से निकालो ना, यहाँ लिख देता हूँ इसको πr², तो यहाँ बताइएगा ना 22/7, बताइएगा कितना मान है? 42 गुणा में 42 गुणा में 42। देखो आप कोई काम करेंगे 6 7 42, यहां से ले जाओ ना, कितना? 11 गुणा में 6, 42 4 तो 84, 6 चौका 24 का 4, 80 2 60 48, 50 हो गया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? गुणा में 11 हो गई, 4 4 5 5। क्या आप समझ पाए इस बात को? जी कैसे निकालेंगे ऐसे बातों को हम समझ पाए? तो सेंटीमीटर स्क्वायर, हम इसको कैसे कर दिया आप समझ पाए इस बात को? इसको डायरेक्ट जहां आपको 22 और 11 दिख जाए तो 11 को अलग कर दो, यहाँ से मैंने 2 ले लिया, 42 दूनी यहाँ 84 कर दिया, 2 यहाँ ऐड कर दिया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देख लिया, 504 आता है, 504 को यहाँ से मल्टीप्लाई तो 4 का 4 4 1 4 का 4 4 0 4 और 5 का 5 5 का 55 44, किसका आ गया? ये परिवर्त का क्षेत्रफल आ गया। क्या आप कैलकुलेशन जैसे जैसे आप करोगे तो आपके अपना आप फर्स्ट होती जाएगी। तो 22
बट्टा में 7। अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइएगा जरा। 21 गुणा में 21 होगा तो ये कितना है 3 आ गया। 3 आ गया ना। देखो 21 अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी है यहाँ 21। तो देखो आगे बढ़ा 3 सिलसिले को। यहाँ से मैंने 1 लूंगा मान, यहाँ से लिया तो मैंने क्या यहाँ 6 और 6 को यहाँ गुणा कर दिया। देखो यहाँ से ले लिया, यहाँ मैंने 11 छोड़ दिया, 1 को लेगा इधर कितना 6 को यहाँ रख दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ कितना है मेरा 6 6 दूनी 12, 126 गुणा में 11। अब लिख दूंगा इसको सरल कर 6 6 2 8, ये कितना 3 और 13 86। ये किसका क्षेत्रफल आ गया अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि इसका हमें परिवृत्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, हम इसको वैसे भी कर सकते हैं। कैसे दोस्तों 13 चौक 52 और ये देखो ये इसका 1:4 का अनुपात है। तो अगर आपको ये मान देते फिर इसको आपको ये बोलते हैं कि ये मान अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ये है, तो आप अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का मान 1 मानोगे। 13 समबाहु अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है तो परिवृत्त का क्षेत्रफल बताओ तो उसका 4। 13 86 गुणा में 4 बोल रहे तो 75 कम है 44। नो प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चनों से बिल्कुल नहीं डरना, हम इसको धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो वो होते चले जाएंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलो हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। जो समझ रहे थे समझा रहे थे उन सिलसिले को और आगे देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कोई बात नहीं। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 पाई है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा मात्रक है। एक समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है जी, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, याद रहे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बताएंगे ना, समबाहु त्रिभुज को एरिया बताना है जी। एक समबाहु त्रिभुज के तो बनाएंगे ना, ये समबाहु त्रिभुज है। जैसे आप डायग्राम बनाओगे तो आपको डायग्राम साफ साफ पता चलने लग जाता है। टोटल इसका ये 2 है तो ये क्या है 1 है। ये बातें पिछले क्वेश्चन में हो चुकी है। अब देखो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो क्या है पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई सो पाई दो। आर को मान कितो आगो वही 6 सेंटीमीटर। बंधुजन आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरी कितनी है 6 है, ये 2:1 के रूप में है तो टोटल करती है दोस्तों जी ये 6 है तो ये करती है 12, ये टोटल करती होगी 18। ए क्या आएगी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो, तो समबाहु त्रिभुज ऊंचाई को फॉर्मूला बताइएगा कष्ट करिए आप। √3/2a हमें ये फॉर्मूले बनाए थे उस समय, थोड़ा सा आपको याद रहे। ये कितना हुआ 18, तो इसको इधर ले जाओ ना 2 और इसको इधर ले जाओ, कितना हुआ 3। ये क्या आ गया हमारा, मैं देखो डायरेक्ट बना रहा हूँ उसको, आप डरिएगा बिल्कुल नहीं। √3/2a तो एक तो √3 तो नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, इसको डायरेक्ट एक मैंने एक छोड़ दिया है। अब आगे इसको आप समझिए। अब देखो क्या निकालना है हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या है हमारी भुजा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर। तो भुजा की है 18, पूरा का पूरा मान लिखता चलो, वहां सारा का सारा सिस्टम एक साथ ही काट देंगे। ये 18 गुणा में भुजा स्क्वायर है तो भुजा 2 कर लिख दी। आप सुना कटी, आप सुन भाई साहब दिया कटी। 18 को छोड़ दो, यहां से देखोगे तो 18 कितना बचा 18 गुणा 18 में √3। और सरल करना चाहते हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 गुणा में 3 √3 गुणा में √3 लिख सकूं और √3 से √3 कैंसिल हो गया। ठीक है 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 दूनी 36, 18 3 54 तो 108 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको समबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल
क्या मेरी बात को समझ, एक समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 36 पाई है। एक समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 36 पाई है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे कि 36 पाई तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर जाएगी। एक को मान 6 तो टोटल को मान 18, और टोटल 18 है तो √3/2, एक को मान 18 है तो एक को मान का तो जैसी, एक को मान हो जैसी, एक को मान आता है हम पाई आर स्क्वायर, तो भुजा निकाल पाए, भुजा से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या जाता है, क्या ऐसे कुछ प्रश्न डरोगे? बिल्कुल नहीं। हम इनसे और आगे बढ़ाते हैं, वो देखिए। क्या दोस्तों मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं भली बात? हाँ, आएंगे क्वेश्चन, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में देखने को, तैयार रहिए। एक समबाहु त्रिभुज का परिवर्त का क्षेत्रफल दे दियो। एक बार करें कि समबाहु त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल आपके सामने लिखता हूं। एक समबाहु त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल, परिवर्त को क्षेत्रफल दे रखिए, बोल रहे 536 सेंटीमीटर पाई। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 576 सेंटीमीटर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वो समबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल बता दो भाई, इको एरिया चाहिए, सीधी सी बात है। एक समबाहु त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वैसे ही मेरे हिसाब से आप खुद भी बना पाओगे, खुद भी बना लोगे वैसे क्वेश्चनों को। बनाया, ये लो जी, ये लो जी, ये तो अंतर्वृत्त है, हमें चाहिए परिवर्त, तो बाहर का परिवर्त हो गया, तो हमें ये त्रिज्या चाहिए, ये त्रिज्या चाहिए, तो हम परिवर्त की क्या दे रखा है, त्रिज्या निकालनी है, तो निकालो ना, पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 576 है, पाई से पाई कैंसर, आर की बात करें तो कितनी आएगी, अरे भाई साहब इको मान 24 आ गो, इको मान कितना है, 2:1 के रूप में विभाजित कर, इको मान कितना है 12, तो टोटल की बात करें तो आ क्या आएगी, यो एक इक्का माइनस समबाहु त्रिभुज की कितनी आएगी, 36 नहीं आएगी, ये 12 और 36, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आएगी, 36। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या प्रदर्शित करा, √3/2 a बराबर 36 हो गयो। एक की मान की बात करें तो भाई साहब 36 गुणा में 2/√3 आई की समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई आएगी। अपन के चाहिए समबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल चाहिए, तो √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर, भुजा को मान बता दो जी, 36 गुणा में 36 कर देंगे, और √2 गुणा में 2 करते हैं भाई साहब, क्योंकि भुजा स्क्वायर ना, आप इसे भी लिख सकते हो, और √3 गुणा में √3 को बोल ले तो 3। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 36 गुणा 36 कर दिया, भुजा स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर का मान 36 गुणा 36, 2 गुणा 2, √3 गुणा √3, 3 आ गया। 800 काटो, ये तो गया जगह गया। अब आगे निकालेंगे, ये कितना आ गया, 12 आ गया। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? 12 दूनी 24, 12 3 36 आ गया। 800 लीजिए ना, √3 गुणा में 3 12 ले लीजिए, और 12 4 दिए, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 कर दिया, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 आ गया। 144 गुणा में 3 गुणा में √3 आ गया दोस्तों, ठीक है। 4 3 12 को देखो, 4 3 12 1 13 4 1 4 432 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर किया आ गए, वो परिवर्त को क्षेत्रफल आ गया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे बनाएंगे। इस सिलसिले को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक रहे। हम इन सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे, लेकिन आज नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जब भी हमारी क्लास होगी, धन्यवाद।